Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vangshan and Emotions. आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार. सो गाइस, मोस्टली काफ़ी लोगों ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं रीबर्थ के ऊपर एक न्यू वन शॉट लेकर आऊँ. तो मेरे दिमाग में था एक जो मैंने चाइनीज़ एक ड्रामा देखा था, वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया है. क्योंकि रीबर्थ के ऊपर इतने भर भर के ड्रामास बनाए हैं चाइना में ना कि पूछो मत. मैंने काफ़ी देख लिए तो मेरा दिमाग वहाँ चल रहा था. मैंने सोचा मैं उससे ही एक थोड़ा सा इधर उधर करके एक अपना एफ क्रिएट करके ले आती हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा. जो भी जैसा भी लगे आप लोग कमेंट्स मुझे कर सकते हैं. एंड फुल एंड फाइनल ये रहेगा कि इस स्टोरी में क्या कैसा कब कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को पूरा नहीं सोचा है. मैं बस डायरेक्टली आके और अपना बकबक करने वाली हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता. ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा. जिस तरीके से हर एक लाइन, हर एक बात, डायलॉग, सीन आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, हो सकता है एक्सपेक्टेड भी हो, वैसे ही मेरे लिए भी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. तो चलो इस ना पता चलने वाली स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. एंड इसकी शुरुआत होती है एज ऑलवेज. इस टाइम में मैंने विंग से ही स्टार्टिंग किया है. विंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. विंग अपनी फैमिली का एक लौता ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, क्योंकि उसके जो ग्रैंडपा थे वो शादीशुदा थे. उनकी बीवी थी, उनके 2 बच्चे थे, एक लान सिचन और एक लान वांगजी. असल में विंग लान फैमिली का एक अडॉप्टेड चाइल्ड है. और ये सब कुछ मुद्दा कब कैसे कहाँ हुआ, इसकी शुरुआत उसके ग्रैंडफादर से ही होती है, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को फुल्ली छूट दे रखी थी कि वो किसी से भी प्यार करे, किसी से भी शादी करे, उनके फादर को कोई इशू नहीं होगा. सो दैट लान सिचन, जो कि विंग का अडॉप्टेड फादर है, उसने एक लड़के से शादी की जिसका नाम था जिन गोंग्याओ. जिन गोंग्याओ भी किसी का एक बायोलॉजिकल चाइल्ड था तो किसी का अडॉप्टेड वी चांगसे का और बायोलॉजिकल जिन ग्वांगशन का. तो वो अपने साथ तो जिन का नाम कैरी करता है, लेकिन अपने खुद के बेटे को उसने अपने फादर का नाम दिया. जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, उस इंसान का एहसान रखने के लिए उसने सिचन से बात की और वीइंग का नाम, जिसका नाम लानिंग होना चाहिए था, वीइंग रख दिया. सिंपली वीइंग पूरी फैमिली में एक लौता चाइल्ड है, क्योंकि उसके सेकंड ग्रैंडपा यानी लान चिरन, जिन्होंने शादी ही नहीं की, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया, या फिर कोई आया तो वो कोई और की पसंद निकली. इसलिए दूसरे उसका दूसरा अंकल, ग्रैंडपा नहीं, उसका अंकल लान वांगची, जो कि उसके साथ ना तो रूड था और ना ही बहुत बहुत नॉर्मल. बस जो विंग ने कह दिया वो वांगची मान लेगा, उससे नॉर्मली बातें करेगा, उसकी बातों का मैं जवाब देना, ये था. पर विंग जिसे सबसे ज़्यादा पैम्पर किया था वो था उसका डैड लतम लान सिचन और जिन मिंग्याओ. जो मिंग्याओ है वो विंग से बहुत प्यार करता है, इतना कि कोई गिनती नहीं कर सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, इतना प्यार करता है. और विंग को भी उन लोगों ने पूरी छूट दी थी कि विंग जिससे चाहे उससे प्यार करे और उससे शादी करे, उन्हें कोई भी इशू नहीं होगा. वो लोग जब खुद भी अपनी छूटें जी रहे हैं तो विंग को भी अपनी हिसाब से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लान वांगची और विंग की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो सचिन के पेरेंट्स थे वो बहुत लवी डवी कपल थे, तो उनका सेकंड चाइल्ड काफ़ी एज बाद हुआ था. अब सचिन और वांगची में तो लगभग 12 से 13 साल का अंतर है, लेकिन विंग और वांगजी में इतना डिफरेंस नहीं है. उनमें एज डिफरेंस कुछ सालों का है, लेकिन फिर भी वांगजी है तो विंग का अंकल ही ना. रिश्तों के दायरे काफ़ी मायने रखते हैं, और वांगजी इस इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. उसका भाई जो उससे 13 साल बड़ा है, उसका ब्रदर इन लॉ जो उसके भाई से भी 1 साल बड़ा है. जब वांगजी 13 साल का था तब सचिन ने अपने से उम्र वाले 1 साल बड़े इंसान को डेट करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने 1 साल बाद शादी भी कर ली थी.
यानी वांगजी जब 14 का हुआ तब वो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, और जब वांगजी 15 का हुआ तब उन लोगों ने विंग को अडॉप्ट किया। विंग जो एक ऑर्फन बच्चा था जिसके पास कोई भी नहीं था, और विंग जो वांगजी को शुरुआत में कोल्ड समझता था और उससे डरता था, लेकिन कहते हैं ना, आप जिस माहौल में बच्चे को ढालते हैं वो उसमें ढल जाया करता है। जब विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाने लगा, उससे बहुत प्यार किया जाने लगा, तो वो हर जगह नाक में दम करने लगा। स्पेशली लांचरन के घर जाते ही वो भूकंप मचा दिया करता है। वांगजी और लांचरन साथ में रहते हैं, इसलिए अपने अंकल और ग्रैंडपा के घर जब भी विंग जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप मचा के आया करता था। विंग की ज़िंदगी यूँ तो बहुत अच्छी चल रही थी। उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी थी, उसके ग्रैंडपा की, उसके फादर की, उसके सेकंड ग्रैंडपा की, उसके सेकंड फादर की और उसके अंकल की। सारी प्रॉपर्टीज़ उसके ही हवाले थी। इसके अलावा जो मिंग्याओ था, उसके रियल फादर और अडॉप्टेड फादर, इनकी प्रॉपर्टी भी विंग के ही नाम पर थी। ऑलमोस्ट विंग सुपर डुपर रिच था। इतना तो ठीक था, पर उसे प्यार हो गया, और शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस इंसान से उसे प्यार हुआ वो इंसान शायद सही नहीं था। उस लड़के का नाम था वैन चाओ, जिसकी एज विंग से 1 साल ज़्यादा थी, सिर्फ 1 साल। जहाँ वांगजी और विंग की एज में 7 साल का अंतर था, वहीं वो लड़का विंग से बस 1 साल बड़ा था, सो दैट विंग को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड जब विंग 18 का था तब उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि उसे शादी करनी है। विंग जिसे कभी किसी ने ना नहीं बोला, उससे अचानक मना सुनने के बाद में रहा नहीं गया। उसने अपनी जान की धमकी देना चालू कर दिया। उस टाइम पे वांगजी था जिसने विंग को समझाया, जो विंग को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, उसके लिए इतना जवाब रहता है। उसने पहली बार अपना मुँह खोला था विंग के लिए। वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो, अगर 1-2 साल बाद भी तुम इस पर टिके रहते हो तो। आपको क्या लगता है अंकल, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपने खुद तो कभी प्यार किया नहीं, तो आपको पता कैसे होगा कि आखिर प्यार होती क्या चीज़ है। आप प्यार में ना किसी से भी रोक नहीं पाते अपने आप को, और मैं क्यों सालों का इंतज़ार करूँ जब वो मेरे पास आज ही है, और अब मुझे बस शादी करनी है किसी भी हाल में, वो भी अभी अभी अभी। आप लोग नहीं कराओगे तो मैं ऊपर छत से आके कूद जाऊँगा, और फिर आप लोगों के पास कोई भी नहीं रहेगा। आप लोग रखना फिर अपनी प्रॉपर्टी अपने पास, आप लोगों को मुझसे वैसे भी प्यार नहीं है। वांगजी विंग को बस देखता रहा। उसने कहा, विंग कहता है, क्या विंग, मैंने सही तो कहा है, आप लोगों को मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है, वरना आप लोग मेरी बात एक बार में नहीं मान लेते। विंग के पैसों को रोक दिया गया था, सब कुछ किया गया, लेकिन विंग नहीं माना। विंग वैन चाओ के पीछे पागल हो गया था, और उसने आखिरकार वैन चाओ से शादी की। जब विंग ने स्टार्टिंग में वैन चाओ के साथ रहना स्टार्ट किया तब सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद वैन चाओ ने कहा, विंग मुझे बिज़नेस चालू करना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए यार, पर हमारे घर पे तो इतने पैसे हैं नहीं, क्या तुम अपने घर से मांगोगे। विंग कहता है, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, जहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। उन लोगों ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया था, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वैन चाओ ने विंग को काफ़ी बार बोला। विंग लास्टली उनके घर पे गया, वहाँ से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। विंग उनका लाडला बेटा है, विंग चाहे 1000 गलतियाँ करे वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे दुनिया पलट गई थी विंग की, क्योंकि वैन चाओ ने फिर उसकी कंपनी में काम करना चालू किया। कब वो एक एम्प्लॉई से वहाँ का मालिक बन बैठा विंग को भी नहीं पता। विंग को बस इतना पता है कि एक के बाद एक उसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ होने लगी थी। सबसे पहले उसके दोनों फादर एक एक्सीडेंट में मारे गए, देन उसके ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, और उसके बाद वांगजी की बारी आई। जब वांगजी का एक्सीडेंट हुआ तो विंग हॉस्पिटल पहुंचा। उस दिन विंग का भी एक माइनर एक्सीडेंट हो चुका था। विंग जो व्हील चेयर पर था, उसके पैर में चोट लगी थी और हाथ में भी फ्रैक्चर था। वो व्हील चेयर को अपने हाथों से घुमाते हुए वहाँ जाता है, वांगजी के पास पहुँचता है, जो कि ऑक्सीजन मास्क लगा के लेटा हुआ था। विंग वहाँ जाके कहता है, अंकल आप ठीक तो हो ना, आप मेरी फैमिली में बस एक लास्ट मेंबर बचो,
अगर आपको भी कुछ हो गया तो विंग कैसे जिएगा? विंग विंग बहुत दुखी हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो विंग तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। विंग विंग आपसे सॉरी बोल रहा है अंकल, माफ़ कर दो ना शूशू। विंग आपकी सारी बातें मानेगा, प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस। शूशू शूशू। विंग के आंसू जैसे ही वांग जी के हाथ पर गिरते हैं, वांग जी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो अपने हाथ को उठाता है और विंग के बालों को सहलाता है। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। क्या उसका शूशू जाग गया? विंग वांग जी के हाथ को पकड़ कहता है, आप जाग गए? आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया, कोई भी नहीं है मेरे पास। वांग जी बस स्माइल करता है। वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। दैन लास्टली विंग वांग जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर गया था। जब वो वापस आता है तो वहाँ वैन चाओ को खड़ा पाता है। वो दरवाजे से झांक कर देखता है। विंग अंदर जाने वाला था पर उससे पहले वो सुन लेता है वैन चाओ की बातें। वैन चाओ कहता है, अबे वो बुढ़े, तू जल्दी मर ताकि तेरी बची कुची प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ आ जाए। और वैसे भी जो भी तूने तेरे नेफ्यू के लिए किया है ना, उसे तो पता भी नहीं होगा। वेल, तेरे मरने में मदद कर देता हूँ, ये जानकर तुझे बहुत दुख होगा, या कहूँ तुझे खुशी होगी कि फाइनली मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम पूरे परिवार वालों को एक साथ मिला दिया। तेरे भाई को, तेरे अंकल को, डैड को और उसके हस्बैंड को, सबको मैंने ही मारा है। और बहुत जल्द तेरा प्यारा विभूषण, जिससे तू इतना प्यार करता है ना, वो भी आ जाएगा। सच है यार, सीक्रेट लवर होने में मज़ा है। अब देख, सीक्रेटली तू मर भी रहा है और उस बेवकूफ़ को तो पता भी नहीं चलेगा कि तूने उसके लिए क्या क्या किया है। देख, तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ़ की वजह से मेरे नाम कर दी, और अब तेरे हाथ में तेरे इलाज के पैसे भी नहीं बचे। और उस गधे को लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होगा। छी, जब मैं उसके करीब भी जाता हूँ ना, मुझे घिन आती है खुद से। मैंने ज़िंदगी में ना उसके साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं किया सिवाय उसे किस करने के अलावा, और वो करते हुए भी मुझे उल्टी आती है। यक। विंग तुरंत अंदर जाता है। वो कहता है, वैन चाओ, तुमने जो कहा क्या वो सच है? वैन चाओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम मैं तो मजाक कर रहा था, तुम कब आए? तुमने कितना क्या सुना है? विंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तुमने कहा शूशू ने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे? वैन चाओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। वेल, बात यह है कि तुम्हारा ये बेवकूफ़ अंकल तुमसे बहुत प्यार करता था, पर तुम दोनों नेफ्यू और अंकल हो ना, इसलिए कभी ये बोल नहीं पाया। रिश्ते के दायरे में जो बंधा हुआ था, इन द एंड मैंने ऐसी धमकी दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और हमारी बहुत इंटीमेट सी पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, तुम्हारा प्यार भी जाएगा, और तुम जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और इस बेवकूफ़ ने इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम भी कर दी और मैंने सेम चीज़ ना तुम्हारे डैड के साथ की थी, वो भी बेवकूफ़ निकला, उसने भी तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। विंग को झटका लगा। उसके हाथ में जो फूड था वो नीचे गिर चुका था। वो अपने व्हील चेयर पर था। विंग अपने आप को खड़ा करता है, वैन चाओ के पास जाता है उसे मारने के लिए। वैन चाओ विंग को पकड़ के वहीं उसी बेड पर जिस पर वांग जी लेटा हुआ था वहीं पर उसे गिरा देता है। वांग जी अपनी पूरी जान लगा कर उठता है और वैन चाओ को धक्का देता है। विंग को संभालता है। विंग वांग जी को गले लगा कर कहता है, शूशू शूशू शूशू। वांग जी, जिसकी सांसें अब अटक गई थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन मास्क हट गया था, और कुछ टाइम में वांग जी को गले लगाए हुए ही वांग जी ने दम तोड़ दिया था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, शूशू 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 शूशू। उधर वैन चाओ जो हंस रहा था, उसी टाइम पे वैन चाओ की गर्लफ्रेंड वो भी वहाँ आ गई।
उन दोनों ने मिलकर विंग को भी ठिकाने लगाया। विंग जो मरा नहीं था, उसके अंदर जान थी, पर उन लोगों ने विंग को ज़िंदा ही दफना दिया। मिट्टी के अंदर उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इतनी कि विंग बता भी नहीं सकता। विंग की आंखों के सामने अंधेरा छाया और उसकी सांसें बंद हो गई। तुरंत ही विंग गहरी गहरी सांसें लेता है, जैसे कि उसकी सांसों की आपूर्ति करना हो। विंग जैसे जाग गया था। विंग अपने सामने देखता है जहाँ उसके दोनों डैड, उसके अंकल, उसके ग्रैंडपा, सब लोग खड़े हुए हैं। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ है और वांग जी के हाथ में चाकू है। विंग वांग जी को देखता है, कहता है शूशू, डैड, डैडी, ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, मैं वांग जी विंग को देखकर कहता है, ठीक है, हम लोग मान गए हैं तुम्हारे लिए, पर एक बात याद रखना, इस घर से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं होगा, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। ऐसा बोलकर वांग जी उस चाकू को वहीं फूड की बास्केट में रखकर दूर फेंक देता है, दूर सरका देता है। विंग हर एक तरफ देख रहा होता है, वो प्रोसेस करने की कोशिश में है कि ये हुआ क्या है। विंग के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये तो वो सीन है ना जब उसने अपने हाथ को काट कर ये धमकी देने की कोशिश की थी कि वो मर जाएगा अगर इन लोगों ने उसे जो वेंचाओ से शादी नहीं करनी थी। विंग ने कितनी बार लोगों को मरने की धमकी दी थी और इस बार जाके ये लोग मान गए थे, पर उसे घर से निकाल दिया था। वांग जी उठकर जाने वाला था। विंग सबसे पहले जाके वांग जी का हाथ पकड़ता हुआ कहता है, शू। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है, क्या है? विंग कहता है, वो मैं। वांग जी अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारी शादी का इंतज़ाम कर दूंगा मैं। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से बिना कुछ कहे जा चुका था। वहाँ पर मिंग्याओ और सिचन थे, जो दोनों आंसू भरी आंखों से विंग को देख रहे थे। विंग का ग्रैंडपा जो थे ना, लांचरेन, वो भी विंग की तरफ नाम अपना सर ला के जा चुका था कि वो विंग का कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने विंग को बिगाड़ लिया है। दूसरी तरफ जो मिस्टर लान थे और लानी, वो लोग भी वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पे बस अब रह गए थे तो विंग के डैड और डैडी। विंग उन दोनों को देखता है, भाग कर जाता है और उन दोनों को एक साथ गले लगाता है और रोते हुए कहता है, I'm sorry, I'm really sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry। वो बार बार सॉरी बोल रहा था। सिचन और मिंग्या को समझ नहीं आया, लेकिन वो अपने घुटनों के बल गिर गए थे। विंग भी अपने घुटनों के बल गिरा हुआ था। वो दोनों विंग को कंफर्ट कर रहे थे। सिचन उसकी बैग को सहला रहा था तो दूसरी तरफ मिंग्याओ उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेबी, हम लोग समझते हैं, प्यार हो जाता है, वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। अगर तुम्हें इतना ही वो पसंद है, कोई नहीं, अगर तुम अपनी जान से ज़्यादा उससे प्यार करते हो तो हम ठीक है, हम मान जाते हैं। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। सिचन और मिंग्याओ एक दूसरी तरफ देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखकर उसे गले लगा कर कहते हैं, कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें हमारे लिए अपनी पसंद बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मान गए तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। विंग कहता है, नहीं, आप लोग बहुत भोले हो, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बस 18 साल का एक छोटा सा बच्चा हूँ। आप लोगों के पास तो दिमाग है ना, 2 थप्पड़ लगाओ और बोलो कि ऐसा नहीं करते, मुझे बांध के कमरे में रख दो, बोलो कि नहीं कराओगे शादी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे उससे ज़्यादा शादी नहीं करनी। डैड, I'm really sorry, I'm really sorry, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उस इंसान को मैं कुछ भी नहीं करने दूंगा। I swear, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, खुद को प्रोटेक्ट करूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ग्रैंडपास को प्रोटेक्ट करूंगा, ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करूंगा, शूशू को भी प्रोटेक्ट करके रखूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, किसी को हमारे पीछे नहीं आने दूंगा मैं। I'm sorry डैडी, I'm sorry डैड, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ सुधार दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो कुछ गड़बड़ हुई है ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। डैड, क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगे? डैडी, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे?
आई एम सो सॉरी। विंग इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि वो बेहोश हो गया। विंग की बॉडी अभी भी फ्रेजाइल है, उसे नाजों से पाल पोस के बड़ा किया गया था। इतना प्रेशर स्ट्रेस उसने झेल नहीं पाया और वो पास आउट कर गया। सचिन विंग को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है। विंग बहुत स्किनी है, इसलिए वो उसे उठा पाता है। एंड देन वो लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं। जब विंग अपनी दूसरी बार आंखें खोलता है तो सामने अपने डैडी को देखता है। साथ में ही वांग जी वहीं साइड में खड़ा हुआ था, जो विंग को घूर कर देख रहा था। विंग जो उठकर बैठता है, सचिन आकर उसकी मदद करता है। विंग कहता है, डैड क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसका डैड कहता है, क्या हुआ है विंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? तुम इतना स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहे हो? वांग जी जो अक्सर कुछ नहीं बोलता है, विंग को याद है वांग जी विंग से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, पर उसने बोलना तब चालू किया था जब विंग ने शुयांग के बारे में बताया था। विंग को लगा था कि वांग जी को ना शुयांग नहीं पसंद, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि वांग जी जेलस है। ऐसा नहीं है कि वांग जी विंग को अपने लिए चाहता हो, पर ऐसा भी नहीं है कि वांग जी विंग को किसी और के लिए दे देना चाहता हो। उसकी फीलिंग्स से शायद वांग जी लड़ रहा था। उसका शुशु जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। विंग ये देखता है, वो कंफर्म करने के लिए पूछता है, शुशु क्या आपको मेरी शादी से कोई एतराज़ है? वांग जी कहता है, कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारी शादी की तैयारियाँ मैं खुद अपने हाथ से कर लूँगा। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया और वांग जी को जाता हुआ देखकर विंग को हंसी आ गई। दूसरी तरफ मेंग्याओ और सचिन बिल्कुल परेशान थे। विंग के डिसीजंस इतने जल्दी कैसे बदल जाते हैं? जब वो पास आउट हुआ तो उससे पहले वो कह रहा था कि वो उस लड़के से शादी नहीं करेगा, और अभी फिर से? विंग अपने डैड और डैडी को अपने पास बुलाकर बिठाता है और कहता है, डैड आई मिस यू, डैडी आई रियली 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 मिस यू। उसका डैडी यानी मेंग्याओ विंग के फोरहेड पर किस करके बोलता है, वी मिस्ड यू टू। हम तुम्हारे इस जॉली नेचर को देखने के लिए बहुत तरस गए थे विंग। आशियन प्लीज़ फिर से मत बदलना। सचिन कहता है, तुम बदले ना, तुम्हें सच में तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, बांध कर डाल दूंगा तुम्हें, कहीं नहीं जा पाओगे तुम। विंग कहता है, आप अगर ऐसा करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं वेंचाओ से शादी नहीं करूँगा। सचिन और मेंग्याओ एक दूसरी तरफ देखते हैं, फिर वो विंग से एक बार कंफर्म करते हुए पूछते हैं, तुम श्योर हो? विंग कहता है, सुपर श्योर हूँ, मैं 1000 क्या, मैं 1000 का भी 10x श्योर हूँ कि मुझे उस गधे से नहीं शादी करनी है, वो किसी काम का नहीं है। और डैड आप ना जाके कंपनी में देखना, वो घोटाला कर रहा होगा। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो हमारी कंपनी में काम करता है, उसका नाम है, क्या नाम था उसका? सचिन कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें याद है तुम बता देना तुम। विंग कहता है, तब तक बहुत देर हो जाएगी डैड, आपको अभी इसी वक्त जाके कंपनी में देखना चाहिए, और उस इंसान को ना आप सारे प्रूफ जुटा के और पुलिस में दे देना। आप उसे फायर नहीं कर सकते, आप सोचो उस पर आप दया दिखा के फायर कर दो, आप ऐसा मत करना, आप उसे रिज़ाइन में मत करने देना। आप सीधे जो भी आप सबूत जुटाओ ना, सब के सब लेकर के आप सीधे पुलिस स्टेशन जाना और उसे जेल भेज देना। सचिन और जो मेंग्याओ थे वो दोनों देख रहे थे विंग को कि विंग को अचानक हुआ क्या है, पर वो अपने बेटे की सारी बातें मानेंगे चाहे वो झूठी क्यों ना हो। तो सचिन कहता है, ठीक है, जैसा मेरा बेबी कहेगा मैं वैसा करूँगा। ठीक है, जब तुम्हें नाम याद आ जाए तो बता देना। विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे अभी याद करने दो। आपकी कंपनी में एक वो इंसान है ना जिसने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है, वो एक वैन है ना, उसका नाम वैन लगता है, वेंजुलियो, हाँ वही बहुत शातिर इंसान है। आप जाके सर्विलेंस कैमरा चेक करना, और आप जो रिसेंट प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हो उसके सारे लूपहोल्स को चेक कर लेना, आप अच्छे तरीके से चूज़ करना और देखना वहाँ क्या क्या गड़बड़ है, और आप उसका बैकग्राउंड चेक करना अच्छे तरीके से। आपने उसको चेक नहीं किया ना? सचिन कहते हैं, चेक क्यों करना है, तुमने रिकमेंड किया था उस इंसान को। विंग कहता है, तभी तो आपने चेक नहीं किया ना, आप जाके चेक करना, उसका बैकग्राउंड दिख रहा, वो क्रिमिनल है डैड, उसको जेल भेजना चाहिए। आपको पता है उसने कितने गलत काम किए हैं, उसने लड़कियों के रेप भी किए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों पर, जान से मार डालने का मन करता है। सचिन कहता है, सच में?
जो महंगा है वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है, ओह आशियान, तुम कितना ज़्यादा सोच रहे हो बेबी, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? विंग कहता है, पता चला तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना, अभी मैं कह रहा हूँ ना, अब मुझे उस इंसान की सारी सच्चाई पता है। वो हम लोगों की फैमिली को बर्बाद करना चाहता है डैडी, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, आप देखना। अब ये वी वुशान उसे क्या सबक सिखाता है। मेरा नाम भी लान है, मैं एक रियल लान हूँ, और उसे अगर मैंने उसकी नानी याद देना दिला दी तो मेरा नाम भी वी वुशान नहीं। मैं गया विंग को देख रहा था। हो गया भाई, विंग का चल गया दिमाग, और जब भी विंग ऐसा कुछ कहता है वो कुछ ना कुछ तूफानी करता है। तभी विंग सचिन और मेंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, अब डैडी मुझे आपको कुछ और बताना है। सचिन कहता है, और क्या बताना बाकी है? लगता है तुम हमारे सर पर एक और बहुत बड़ा बम गिराने वाले हो, तुम्हारी बात करने के लहजे से समझ आ रहा है। विंग कहता है, डैडी आप कुछ कहो ना डैड से। मेंग्याओ घूर कर देखता है सचिन को। सचिन कहता है, उप्स, मैं तो भूल गया था, तुम्हारा ये मॉमी तो यहाँ बैठा हुआ है। मेंग्याओ घूर कर देखता है सचिन को। सचिन कहता है, ओके तुम्हारा डैडी, तो बताओ कैसा क्या है, कौन सा बम गिराना है, गिराओ जल्दी से। विंग कहता है, एक्चुअली ना मुझे ना उस टाइम पे जब मैं अपना हाथ काट रहा था ना, तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मेंग्याओ विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या रियलाइज़ हुआ? विंग कहता है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो वेंचर से प्यार है ही नहीं, मुझे तो किसी और से प्यार है। लोग गिर गया बम। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने उन्हें खजूर से उठा करके, होता है ना आसमान से उठाकर खजूर में अटका दिया हो, ऐसा फील हो रहा था दोनों को। अब पता नहीं किसको ये लेकर आया है। सचिन कहता है, अच्छा तुम्हें अब कोई और पसंद है? विंग कहता है, हाँ डैड, मुझे पता है आपको ये बताते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही है, पर आई स्वेयर उस इंसान के लिए आप मान जाओगे, और उसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत अच्छे हैं। मेंग्याओ विंग को टीज़ करने के इरादे से बोलता है। विंग कहता है, डैडी। मेंग्याओ कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ कौन है वो, हम भी तो जाने, है ना सचिन? सचिन कहता है, जानना तो पड़ेगा, मेरा बेटे का दिल इतना ख़राब है ना, एक जगह से उठकर दूसरी जगह कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। देख रहा हूँ मैं, पता नहीं अब किसके ऊपर आया है, फिर दोबारा उससे फिसल कर किसी और के ऊपर चला गया तो। विंग कहता है, आई प्रॉमिस इस बार कहीं नहीं जाएगा, वो एक जगह पे अटक गया है, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बचपन से अटका हुआ है वहाँ पर, बस कब रियलाइज़ नहीं हुआ था, और मुझे अचानक रियलाइज़ हो गया, और बचपन से जहाँ अटका है वहाँ से कहाँ जाएगा, है ना? सचिन और मेंग्याओ दोनों विंग की तरफ देखते हैं। मेंग्याओ कहता है, पहेलियाँ बुझाना बंद करो विंग, मुझे डर लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। ऐसा मत कह देना कि तुम्हें हम दोनों में से कोई पसंद आ गया है। विंग कहता है, डैडी। मेंग्याओ हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, अब मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अभी तुम्हें किसी से प्यार था, तुम उसके लिए अपनी जान दे रहे थे, और अभी तुम सब कुछ बदल करके किसी और के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो, और तुम हमें गारंटी दे रहे हो कि हम उसे पसंद करेंगे। सचिन, ऐसा तो नहीं है, हमारे दोस्तों का ही कोई लड़का होगा जिसके ऊपर इसका दिल आ गया होगा। सचिन कहता है, लगता तो है। विंग कहता है, ओफो, आपके दोस्त का बेटा नहीं है, आपके डैडी का बेटा है। ऐसा बोलकर वो चुप हो गया। मेंग्याओ और सचिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं। सचिन पूछता है, मेरे डैड का बेटा है, इसका क्या मतलब हुआ? विंग कहता है, हाँ तो आपके डैड का ही तो बेटा है ना वो, जो मुझे बचपन से पसंद है, बस रियलाइज़ नहीं हुआ कभी, और आज रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो कितना पसंद है। वैसे ये कन्फेशन मैं उनके सामने पहले करना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपकी परमिशन चाहिए ताकि मैं खुलकर उन्हें परस्यू कर सकूं। मुझे यकीन है वो इतने शाय है ना, वो कभी मुझसे बोलेंगे नहीं कि उन्हें मुझसे प्यार है। इसलिए मैं ही जाके शेमलेस बन जाऊँगा। मेंग्याओ अपने नेक को ना रब करते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारे डैड का कौन सा बेटा है? सचिन कहता है, हाँ विंग, मेरे डैड के तो हम 2 ही बेटे हैं, एक मैं और एक तुम्हारा शुशु। और कौन है? विंग कहता है, हाँ तो मैं और किसकी बात कर रहा हूँ?
सचिन और मेंगा दोनों एक दूसरे की तरफ इतने हैरान होकर देखते हैं ना, दोनों 2 मिनट के लिए बस चुप हो गए थे। फिर मेंगा कहता है, तुम्हारा मतलब वांगची? विंग कहता है हाँ शूशू। सचिन कहता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, भाई है वो मेरा। विंग कहता है हाँ तो उनसे अच्छा कोई इंसान हो सकता है क्या? आप खुद ही देखो ना, वैसे भी वो हमारी फैमिली का एक पार्ट है, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मेंगा कहता है तो तुम्हें अब अपना अंकल पसंद आ गया कोई बात नहीं सचिन, इसको करने दो जो ये कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कुछ दिन तक इसके सर पे ये भूत चढ़ा रहेगा, उसके बाद ये भी उतर जाना है जैसे ये वैन चाओ का भूत उतर गया है। फिर कहता है कोई भूत नहीं है प्यार, कोई भूत नहीं होता है। डैड आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? सचिन कहता है बिल्कुल नहीं। मैं क्या आयाओ, तुम्हें पता है ना वांगजी किस तरीके का इंसान है? अगर उसे सच में विंग पसंद आ गया और विंग बदल गया, मेरे भाई को बहुत दर्द होगा। ना तो मैं मेरे बेटे को दर्द में देख सकता हूँ, ना मेरे भाई को। मैं इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा हूँ। विंग कहता है डैडी। मेंगा कहता है क्या करे विंग, वो सच कह रहा है, मैं उसकी चीज़ें समझ सकता हूँ। तुम्हारे डैड है ना बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे अंकल से तुम्हारा मन हट गया फिर क्या होगा? देखो तुम जिसे भी पसंद करो, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है और इंसान सही होना चाहिए, हमें इस बात से मतलब है। वैनचाओ मुझे सच में पसंद नहीं था, वो अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसके बारे में अच्छे से तहकीकात की थी। विंग कहता है पता है मुझे, आप दोनों ने यही किया है, शूशू ने भी यही किया है। नहीं शूशू नहीं, लानका ने भी यही किया है। वांगजी कहता है मतलब सचिन कहते हैं अरे लानका क्या लानका होता है, शूशू है वो तुम्हारा। विंग कहता है अब तो शूशू नहीं है, अब तो जामफू होंगे वो मेरे लाकोंग। मैं उनका बनूंगा वाइफी, बिल्कुल डैडी की तरह, जैसे आप दोनों हो ना हस्बैंड और वाइफी, वैसे। महंगा विंग की तरफ देखकर कहता है विंग तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि मैं वो हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो? विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, आप बॉटम हो, आप दिखते ही ऐसे हो। मैं भी तो ऐसे ही दिखता हूँ आपकी तरह, दुबला पतला सा और बहुत नाजुक टाइप का, और आप बहुत सबमिसिव हो। जब भी डैडी आपके पास आते हैं आप शर्माने लगते हो। मेंगाओ कहता है मैं कब शर्माता हूँ? सचिन तभी मेंगाओ का हाथ पकड़ लेता है और मेंगाओ शर्माते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हमारा बेटा सामने है, वो भी बड़ा हो गया है। सचिन कहता है तुमने सही कहा विंग, मैं समझ सकता हूँ, मेरा बेटा सिर्फ मेरे ऊपर गया है। मेंगाओ कहता है तुम्हारे ऊपर जाता तो वो टॉप करने के बारे में सोचता ना, बॉटम के बारे में क्यों सोच रहा है? ऐसा बोलकर वो खुद ही अपने जेब को काट लेता है कि वो अपने बेटे के सामने कितनी shameless बातें कर रहा था। विंग कहता है डैडी आपने पहली बार इतना कुछ कहा है मुझसे मेंगाओ कहता है भूल जाओ, ऐसा कुछ मैंने कहा है ना, तुम भूल जाओ, ये याद मत रखना विंग प्लीज़। हाँ विंग कहता है ओके मैं नहीं रखूँगा, पर डैडी आप लोग मानते क्यों नहीं हो? आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल भी ना लानका से दूर नहीं रहूँगा। मुझे वो सच में पसंद है और वो एक ऐसे इंसान है जो मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक मेरा साथ देंगे। मुझे पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं सच में उन्हें पसंद करने लगा हूँ, और उस वक्त में जब मेरे पास कोई नहीं था, या कहो मेरे परिवार का आखिरी सदस्य वो बचे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि आपसे, डैडी से, ग्रैंडपा और सेकंड ग्रैंडपा के बाद ग्रैंडमा के बाद मुझे एक अलग तरीके का फीलिंग जिसके लिए है वो है लानका। शूशू मेरी ज़िंदगी में उस इंसान की तरह है, अगर वो चले गए तो मुझे नहीं लगता मैं कभी स्माइल कर पाऊँगा। सचिन विंग की तरफ देखकर कहता है तुमने ये डायलॉग कहाँ से पढ़े हैं? विंग कहता है मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैं तो सच कह रहा हूँ, आप लोग मानो या ना मानो, आई स्वेयर मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। डैडी प्लीज़ परमिशन दिलाओ ना, आखिरकार मुझे उन्हें मनाना भी है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, साइलेंट लवर हैं वो। सचिन कहता है तुम्हें कैसे पता वो तुमसे प्यार करता है? विंग कहता है मैंने ना उनकी डायरी पढ़ ली,
जिसमें उन्होंने अपने सारे कन्फेशन लिख रखे मेरे बारे में, इसलिए मुझे पता चल गया। सचिन कहता है वांगजी डायरी लिखता है, मुझे क्यों नहीं पता। विंग कहता है आपको कैसे पता होगा, आप तो यहाँ रहते हैं और वो अपने घर पे रहते हैं, पर मुझे पता होगा ना, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। विंग बहुत नॉटी है, सच में नॉटी है। फाइनली अपने डैडी और डैड से परमिशन लेने के बाद में विंग वांगजी के पीछे पड़ने वाला है। बहुत मज़ा आएगा जब एक नेफ्यू अपने अंकल को अपने प्यार के लिए चेस करेगा। उफ, क्या थ्रिलिंग सीन है। इसके बाद हम देखते हैं विंग का फ़ोन जो बार बार रिंग कर रहा था, जिसमें वैन चाओ के कॉल्स आए जा रहे थे। विंग को पता था वैन चाओ वैन जूलियो के लिए कॉल कर रहा होगा। वैन जूलियो को जो जेल हो गई है इसकी वजह से कॉल कर रहा होगा वैन चाओ से, पता है विंग को। पर विंग वैन चाओ के कॉल नहीं अटेंड करेगा। वो क्यों उठाए इस हरामी के कॉल जिसने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। विंग इसे छोड़ेगा नहीं, बदला तो वो लेगा, बट उससे ज़्यादा उसे पड़ी है तो अपनी फैमिली की। पहले वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को देखेगा कि आखिर ये सब कुछ इस इंसान ने किया कैसे था। पहला तो इसने कंपनी में स्पाइस भेजे होंगे, एक को तो वो जानता है जिसके बारे में उसने खुद अपने डैड को बोलकर उसे काम पे लगवाया था, पर बाकी लोग कौन हैं उसे देखना होगा। और सबसे पहला काम तो उसे ये वैन चाओ का जो भाई है उससे निपटारा करना होगा। इसका भाई बहुत शेमलेस है, लड़कियां छेड़ता है और वो बहुत पहले से विंग की कंपनी में काम करते हुए आया है। तो पहले उस इंसान के खिलाफ सबूत जुटाकर उसे बाहर निकलवाना होगा, या तो उसे जेल भेज देना होगा। विंग के दिमाग में ये प्लान है। विंग अपने फ़ोन को उठाता है और सीधे एक नंबर को डायल कर देता है। कुछ टाइम के बाद उसको वहाँ से कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन हाँ कॉल उठा लिया कहता है। विंग कहता है हेलो, उधर से आवाज़ आती है। विंग कहता है आई आ आ आ मैं गिर गया, आई। उधर से आवाज़ आती है विंग विंग विंग। इसके बाद विंग को बस कॉल रखने की आवाज़ आई थी। विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था और ये आवाज़ सुनकर ना उसके डैड और डैडी दोनों आ गए थे। सचिन कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है, मेरे लवर को बुलाने की टेक्निक थी। और हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात सुन लो, आप लोगों में से दोनों में से कोई भी रूम से बाहर